आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स, जो कि पार्ट 4A में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो कि है 51A, और इसमें टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए, जब आप इस स्लाइड को देखते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें पर्टिकुलर बताई गई हैं। तो एमसीक्यूज होंगे तो यहीं से बनेंगे। तो सोर्सेज कहाँ से इंस्पायर्ड है? अर्स्टवाइल यूएसएसआर। कंट्रीज विदाउट सिटीजन ड्यूटीज आर यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन। देन उसके अलावा ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, दैट इज जापान। देन चाइना और यूगोस्लाविया, ये जो कंट्री हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक चैप्टर है रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। लेकिन ये जो कंट्री हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अमेंडमेंट्स, हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया, और 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत सिर्फ एक ड्यूटी को ऐड किया गया। आज के टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और आर्टिकल है 51A। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया, और इसके चेयरमैन थे सरदार स्वर्ण सिंह। इसमें टोटल 12 मेंबर्स थे। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू पार्ट 4A ऐड किया, और एक आर्टिकल भी इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 51A के अंदर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई। इनिशियली 10 ड्यूटीज थी, आज के टाइम में 11 ड्यूटीज हैं। इंस्पायर्ड हैं यूएसएसआर से। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जस्टिफिकेशन दिया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उन्होंने एक चीज को छोड़ दिया था, और हमने उस चीज को करेक्ट कर लिया। सो इट वाज कॉल्ड एज अ हिस्टोरिकल करेक्शन। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ और रिकमेंडेशंस भी दी थी जो कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं की थी। वो 3 रिकमेंडेशन ये हैं। फर्स्ट वन इज पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, मतलब कि अगर कोई सिटीजन जो है इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने से मना करता है, तो पार्लियामेंट में इम्पोज पनिशमेंट, कि इनको परफॉर्म ना करने पर पनिशमेंट भी हो सकती है। नो जुडिशियल रिव्यू, लॉज ऑन सच पनिशमेंट शुड नॉट बी क्वेश्चनड इन कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द रिपुग्नेंसी। मतलब कि ये जो पनिशमेंट्स बनाई जाएंगी, ये पनिशमेंट जो दी जाएंगी, अगर आप नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म करोगे, तो उस चीज को आप कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हमारे फंडामेंटल जो राइट है उनके अगेंस्ट है, या फिर और रिपुग्नेंसी, मतलब स्टेट और सेंटर के लोगों के बीच में टकराव। देन द थर्ड वन इज ड्यूटी टू पे टैक्सेस। सिटीजन्स शुड हैव अ फंडामेंटल ड्यूटी टू पे टैक्सेस, मतलब कि जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर एक ड्यूटी होगी कि वो अपने जो टैक्सेस हैं उनको भरें। संविधान में टोटल हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अबाइड का मतलब होता है ओबे करना, फॉलो करना। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि संविधान का पालन करना। रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, इसका मतलब ये है कि हमें इज्जत करनी है अपने आइडियल्स की। अब हमारे आइडियल्स, कोर वैल्यूज क्या है अपनी, कौन से कोर आदर्श है हमारे संविधान के, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि जब भी हमारा नेशनल एंथम गाया जाए तो हमें उसकी रिस्पेक्ट में खड़े होना चाहिए। तो ये नॉर्मल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो फर्स्ट वन इज वेरी इजी टू परफॉर्म। देन सेकेंड वन इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब चेरिश का मतलब होता है टू वैल्यू डीपली एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। अब नोबल आइडियल्स क्या है हमारे, कि जब हमने आज़ादी की डिमांड की, जब आज़ादी की डिमांड की, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके कुछ उनकी वैल्यूज थी, जैसे कि नॉन वायलेंस, ट्रुथ,
जस्टिस, पेट्रोइटिज्म, सेक्रीफाइस एक्सेट्रा। अब भगत सिंह ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया अपनी कंट्री के लिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया अपनी कंट्री के लिए। तो हमारे मन में अपने देश के प्रति इज्जत होनी चाहिए, पेट्रोइटिज्म की फीलिंग्स होनी चाहिए, और हमें उन वैल्यूज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिन्होंने हमें देश को आजाद कराने में मदद की। Then the third one is to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. सोवर्जिनिटी का मतलब ये है संप्रभुता, मतलब भारत को हमें स्वतंत्र रखना है कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल मुद्दों पर खुद डिसीजन ले सके, कोई और दूसरी कंट्री हम पर हैवी ना हो। जिस तरीके से ब्रिटिश ने हम पर रूल किया, जिस तरीके से मुगल्स ने रूल किया हमारी कंट्री पे, तो वो चीज ना हो, हम अपने देश के हर डिसीजन को खुद ले पाए। तो हमें अपने देश की सोवर्जिनिटी मतलब कि संप्रभुता को बरकरार रखना है। यूनिटी का मतलब है कि एकता, कि सभी नागरिकों को एकजुट रखना है, कि हर एक व्यक्ति जो है अपने देश का वो मिलजुल कर रहे। इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, मतलब कि देश का कोई भाग अलग ना हो। एंड द फोर्थ वन इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। टू डिफेंड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। टू प्रोटेक्ट द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि जब अपने देश को हमारी जरूरत है तो हमें अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, कि अगर हमारे देश को हमारी जरूरत है तो सब चीजें बाद में, पहले हमें अपने कंट्री को सर्व करना है। एंड द फिफ्थ वन इज टू प्रोटेक्ट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities to renounce practice derogatory to the dignity of the women। कि हमें क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब हमें भाईचारे को प्रोटेक्ट रखना है, हमें भाईचारा बनाए रखना है अपनी कंट्री के अंदर। एंड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से है, क्या धर्म उस पर्सन का, लिंग्विस्टिक, क्या भाषा उस पर्सन की, रीजनल, कि किस पर्टिकुलर एरिया से वो बिलोंग करता है, सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी। रिनाउंस का मतलब है कि गिव अप करना है, डेरोगेटरी का मतलब है कि इंसल्टिंग और डिसरिस्पेक्टफुल टू द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, कि जो चीजें एक महिला की इज्जत को, उसकी डिग्निटी को हार्म करती हैं, इंसल्ट करती हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करती हैं, हमें उस चीज को रिनाउंस करना है, उस चीज को हमें छोड़ना है, गिव अप करना उन चीजों को। अब देखिए, जब हमारे देश को आजादी मिली तो एक तरीके से पहले हम अपनी महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे थे मुगलों से, इस्लामिक वैल्यूज से हम अपनी महिलाओं को प्रोटेक्ट करते थे। देन उसके बाद हम प्रोटेक्ट कर रहे थे किससे? ब्रिटिशर्स से अपनी महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो आज के टाइम में अगर हमारी वैल्यूज की वजह से हमारी महिलाएं जो हैं वो अनसेफ हैं, तो हमें उन वैल्यूज को छोड़ देना चाहिए, उन्हें रिनाउंस करना चाहिए। सिक्स्थ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। वैल्यू का मतलब तो होता है कि हमें अप्रिशिएट करना है, रिस्पेक्ट करनी है, प्रिजर्व करना है मतलब हमें प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन करके रखना है। रिच हेरिटेज एंड द कॉमन एंड द कंपोजिट कल्चर। रिच हेरिटेज का मतलब ये है कि जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर, जो हमारा एंशिएंट ट्रेडिशन है, आर्ट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमें उन्हें बचा के रखना और जनरेशन टू जनरेशन उस चीज को क्या करना है? प्रमोट करना है, पास ऑन करना है। अब जैसे हमारे देश की हमारी जो प्रथा है वो हमारा एक तरीके से कल्चर है। देन उसके बाद हमारे पास जो रिच हेरिटेज है, रिच हेरिटेज में जैसे कि हमारे इतने सारे पुराने मंदिर हैं, उसके अलावा हमारे इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा आप देखते हो जब राजस्थान में जाओगे तो इतने सारे फोर्ट्स हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे देश की हेरिटेज हैं, हमें इन्हें बचा के रखना है। कंपोजिट कल्चर, आज के टाइम में हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजों की वजह से हमारा जो कल्चर है बहुत ही मिक्सअप हो चुका है। जैसे अगर हम एंशिएंटली बात करें तो हिंदू धर्म था, देन उसके अलावा
और भी जो धर्म थे उनका जो पंथ थे वो निकले। देन उसके अलावा मुस्लिम्स आए। देन इस्लाम, थोड़ा सा इस्लामिक चीज़ें जो थी वो भी हमारे यहाँ पे मिक्सअप हो गई। देन उसके अलावा क्रिश्चियंस आए तो क्रिश्चियनिटी में कुछ चीज़ें थी तो वो चीज़ें मिक्सअप हो गई। तो इस तरीके से एक कंपोजिट कल्चर बन गया। अब जैसे कि हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को देखते हैं तो हमारे यहाँ पे एक तरीके से घूंघट प्रथा चलती है। तो ये जो चीज़ थी घूंघट प्रथा, अब ये मुगलों से पहले हमारे देश के अंदर नहीं थी। अगर आप जाओगे साउथ इंडिया की तरफ या फिर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ तो आप वहां पर घूंघट सिस्टम नहीं देखोगे। ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया के अंदर। देन उसके अलावा अगर साउथ में जाओगे तो साउथ में ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी। उसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे तो वहां पर भी ये चीज़ नहीं दिखेगी। क्यों? ये चीज़ हमारे कल्चर में नहीं थी, ये चीज़ बाद में आई, अब वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई। तो रिच हेरिटेज, हमें अपने देश की जो रिच हेरिटेज है उसको बचा के रखना है और कंपोजिट कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखना और पास ऑन करना है। लेकिन जो कल्चर के लिए अच्छा नहीं है उसे हमें जैसे रोकते चले जाना है। देन सेवेंथ वन इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। मतलब कि हमें अपना एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, जितना भी हो सके अपने एनवायरनमेंट को हमें साफ सुथरा रखना है। हमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, कि इंसान तो है, इंसान के साथ साथ जो भी इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, जो लिविंग है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, हमें उनकी लाइफ को भी अच्छे से बनाए रखना है इस देश के अंदर। उसके अलावा जो जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं ताकि हम प्रिजर्व कर सकें उन चीज़ों को, जो स्पीसीज हैं वो एकदम खत्म ना हो जाएं। तो उन चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना है और हमें इम्प्रूव करते जाना है। Then eighth one is to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. इसका मतलब क्या है? Scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. Scientific temper का मतलब है a mindset that promote logic, reasoning, evidence, questioning over blind belief or superstitions. Then humanism. Humanism का मतलब है कि caring for all human beings, promoting kindness, equity, respect for others, and the spirit of inquiry and reform. इसका मतलब है कि positive change by removing wrong and outdated practices, कि जो गलत चीज़ें हैं, जो practices गलत हैं, हमें उन्हें रोकना है। Then ninth one is to safeguard public property and to absorb violence. Safeguard public property and to absorb violence का मतलब है कि हिंसा का त्याग करना है, कि हमने अपने देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कुएं हैं, सड़कें हैं, उसके अलावा जो नहरें हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, जो हम पब्लिकली यूज़ करते हैं, पार्क हैं, पब्लिक हॉस्पिटल हैं, तो उन चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, हमें उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, ये समझ के चलना है कि वो चीज़ें हमारी ही हैं और हमें उन्हें अच्छे से रखना है। Then 10th one is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement. Strive का मतलब होता है to make continuous and sincere effort, excellence in all spheres of individual. Excellence मतलब कि best quality और highest standard. स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है कि डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क और लाइफ, जैसे कि एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, साइंस है, गवर्नेंस है, आर्ट है, एक्सेट्रा। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति पर्सनली और कलेक्टिवली मतलब पीपल टुगेदर activities so that the nation of the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. इसका मतलब है कि एंडेवर का मतलब ये है कि हमें एफर्ट डालने, हार्ड वर्क करना है, इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली हमें बहुत मेहनत करनी है ताकि हम अपने देश को बहुत आगे लेके जा सकें, चाहे वो स्पोर्ट्स के लाइन हो, चाहे वो साइंस की लाइन हो, चाहे वो एजुकेशन की लाइन हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे आर्ट्स हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हमें उस हर चीज़ में अपना 100% देना है ताकि हमारा जो देश है वो डेवलप कर सके और हमारे देश के अंदर किसी चीज़ की कमी ना हो। 11th इज who is a parent or guardian to provide opportunity for education to his child
और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स में भी है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें बात करते हैं हम लोग कि हमें फ्री एजुकेशन देनी है हर बच्चे को 6 to 14 ईयर्स। लेकिन जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर पेरेंट्स के ऊपर, गार्जियंस के ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा जरूर से जरूर दिलाएं। तो हर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल में भेजे, उसे अच्छी एजुकेशन दिलाए, ताकि हमारा देश जो है वो डेवलप कर सके और इस देश के प्रति अपनी ड्यूटीज भी निभाए, सिर्फ और सिर्फ अधिकारों को ना डिमांड करें। तो ये सारी चीजें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आती हैं और ये कोई इतनी बड़ी ड्यूटीज नहीं है कि हम लोग परफॉर्म ना कर पाए। सब बड़ी सिंपल हैं कि आपका देश का राष्ट्र गान बज रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप खड़े हो और उसकी रिस्पेक्ट करो। सिंपल, इतनी बड़ी चीज नहीं है। देन उसके अलावा आपको अपने देश के साथ, हर व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहना, भाईचारा बनाए रखना है, अपने देश की हर चीज को बचा के रखना है और हमें हर चीज जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको ये समझना है कि अपनी ही प्रॉपर्टी है और इसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। So these are the simple fundamental duties of a citizen of India। तो आज के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।